फाइंडिंग्स क्या थी, जो हम पैथो की बुक में पढ़ रहे होते हैं ना कि लिवर सिरोसिस में लिवर हो जाता है, तो उन्होंने अगर मेडिकल ऑटोप्सीज की थी तो उनको आइडिया हुआ था ना कि लिवर सिरोसिस में बहुत सारा एग्जामिनेशन कैसा था, फिर उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसा था, उन्होंने 10 नॉन केसेस किए होंगे, 100 नॉन केसेस किए होंगे, तभी उनको ये सारी चीजें कोरिलेशन में पता चली। तो ये बेसिकली रिसर्च पर्पसेस के लिए और एक्ademic पर्पसेस के लिए होती है और डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, क्योंकि ये बहुत रिसोर्सेज मांगती है और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें रिलेटिव्स की परमिशन भी चाहिए होती है जो अलाउ करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ये चीजें जरा मुश्किल है करना, रिसोर्सेज की वजह से सारा हम करते हैं सिर्फ मेडिकल लीगल ऑटोप्सीज और आप लोग भी मेडिकल लीगल ऑटोप्सीज के साथ ही डील कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गई मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। ये रीजन है कि हम मेडिकल ऑटोप्सी क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। आगे मेडिकल हॉस्पिटल आउटसोर्स होगी थी, आउटसोर्स से मतलब आउटसोर्स वाले ईमेल सेटअप कर रहे हैं अब हमें कौन दिख रहा आप होता है रेगुलर में या मतलब आउटसोर्स। अच्छा लेकिन तो अगर कोर्ट केस होगा तो कौन ये दिखेगा, मुश्किल काम में फंस गए। हां वो उनकी लीगल अथॉरिटी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फटोगा से पे या मेडिकल ऑफिसर होंगे मेडिकल ऑफिसर पुलिस रिक्वेस्ट आ रही है, पुलिस हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि आप वजह मौत से आगाह करें ना, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है ना। फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ उन्होंने कितने एमओज रखे हुए हैं सबके सब एमएलसी क्रैक कर रहे हैं या सिर्फ आप विदाउट मेडिकल असिस्टेंट और डेथ ड्यूटी उसके लिए अलग से अलाउंस दे रहे हैं आपको लीगल हम मेडिकल लीगल कितना ऑटोप्सी पे कर रहे कर सकते हैं। हैं 85 मेडिकल लीगल ऑटोप्सी बेसिकली हम क्या क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। एक तो सबसे पहली चीज हुआ है आज हम बॉडी है, हमने क्या करना है आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। व्हाई आर यू हियर, हमने उसके सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, ठीक है, हाउ इट हैपेंड, ऑब्वियसली द मतलब सर्कमस्टेंसेस बाकी किसी हु इज शिफ्ट द में भी ड्यूटी करा रहे हैं या असेलिएंट और सिर्फ क्या एमएलसी सारा सिनेरियो क्या था, ड्यूटी ठीक है, उसकी सारी ड्यूटी भी है चीजें और साथ में और ऐसे उसके बाद 24 में आवर्स क्या भी हैपेंड के मतलब टाइम सिक्स है। तो ये सारी चीजें हम ऑटोप्सी जब हम करते हैं ट्रेनिंग ये होगी सारी ना चीजें हम ट्रेनिंग ढूंढते हैं। कंप्लीट हो जाएगी फिर इन पे प्रेशर डाल हमारे पास जो लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उसमें से एक तो चीज बाकी की इंपॉर्टेंट भी सबसे करेंगे पहला है टू एस्टैब्लिश द तो आइडेंटिटी। बाकी भी करें फिलहाल आइडेंटिटी जो है ना ये हर इंसान का एक हक है, राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी उसकी हो। जो इंसान मर गया है या मर गया है तो उसका हक है कि मरने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो ताकि उसके जो डियर वंस हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, वो उसका प्रॉपर बरियल या जो कुछ भी उसका उन्हें करना है आखिरी रस्मात या जो भी उसका डिस्पोज ऑफ जिस भी तरीके से करना है, वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है उस तरीके से उसका हो। और ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है जब हमारे पास आते हैं क्रैश के एक्सीडेंट्स, फायर आर्म के एक्सीडेंट्स, जैसे रेलवे का एक्सीडेंट था या फिर वाला एक्सीडेंट जिसमें आइडेंटिटी जो है बहुत मुश्किल से एस्टैब्लिश की करनी, सब लोग बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। ये सारे इसी तरह से फिर हमने दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास एस्टैब्लिश करना टाइम सिस्टम। फिर हमने डिटरमाइन करनी कॉज मोड एंड मैटर। अब ये तीनों चीजें हमने लिखी है, ये तीनों चीजें बार-बार केसेस में डिटरमाइन हो जाती हैं, बट आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग ये है कि आपने उसकी कॉज ऑफ डेथ देनी है। मोड ऑफ डेथ यूजुअली लीगल बाइंडिंग होती है जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है जो डेथ सर्टिफिकेट बनाता है। अब डेथ सर्टिफिकेट का भी एक हमने प्री उसमें क्वेश्चन में दिया था कि डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाता है। पहला क्वेश्चन ये था डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाता है, जो इनिशियली ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो बनाता है, लेकिन वो उस केस में बनाता है जिस केस में उसको नेचुरल डेथ मिलती है। आपने देखा डेथ सर्टिफिकेट में नीचे कॉलम में डू यू रिकमेंड एन ऑटोप्सी, यस और नो। अगर आप रिकमेंड कर देते हैं यस तो फिर आप डेथ कॉज ऑफ डेथ नहीं देते। जब आप कॉज ऑफ डेथ दे देते हैं फिर आपको वही करना पड़ता है क्योंकि ऑटोप्सी का मकसद क्या है, कॉज ऑफ डेथ। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। वो जो अपडेटेड हुए हैं डेथ सर्टिफिकेट्स वो इसीलिए हुए हैं कि अगर आप कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन नहीं कर सकता ट्रीटिंग फिजिशियन तो फिर वो आईएमएलओ को रेफर करेगा, फिर आईएमएलओ बताएगा कॉज ऑफ डेथ। क्लियर मैडम लिखी तो होती है हमारे सर्टिफिकेट पे वैसे नहीं पुलिस वाले उन्होंने रूल किया है कि हर हॉस्पिटल में एक मेडिकल लीगल ऑफिसर होगा जो जगह जगह सिर्फ एमएलसी सिर्फ एमएलसी कोई और ड्यूटीज नहीं करेगा। लेकिन इधर
चाहे एग्जैक्टली यही आउटसोर्सिंग में जैसे चाहिए कि कि आप डेथ बता रहे थे, सर्टिफिकेट एक ही का जगह पूरा कर देखो देते उसमें हैं कॉज हर ऑफ एक डेथ ही पे कैसे में होगी। बस सकता है। उसको नहीं पता था ट्रीटी ट्रीटी और फिजिशियन सभी को तो ये बात नहीं पता पाँच कि से ये एज के इमरजेंसी तो केस है। एमएलओ की सीट है जी। उस पे नहीं है, मतलब वो एक ही यही तो बात है कि डेथ सर्टिफिकेट जो होता है हमेशा, जब हम हाउस ऑफिसर्स भी थे हम डेथ सर्टिफिकेट्स भी बनाते थे, डिस्चार्ज स्लिप्स बनाते थे, हमेशा दोस वर साइंड बाय द सीनियर्स। वो पूरे फाइल करके ना ले जाके मैडम के पास या सर के पास कमरे में रखते थे। वो हर चीज को देखते थे, उसमें जो चीजें होती थी उनको ओवरराइड करते थे, कट करते थे, ठीक करते थे और फाइनल हो देते थे ओपिनियन। ऐसे नहीं होता था कि हम सुपरवाइज एचओ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। एचओ क्या अथॉरिटी है, तो आज के बाद चला गया, उस जब खत्म हो चला गया। मिनिमम लेवल ये एमओ होना चाहिए ना, जो वहां का रेजिडेंट हो, वहां पे कर रहा हो या कुछ ऐसा कीजिए और उससे 4-5 साल वहां रहना है, तो ऐसा बनना तो वो इस लेवल का, या फिर काउंटी साइंड बाय हायर अथॉरिटी हो। हम जब फर्स्ट स्टेप पे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते फिर हम फंसते हैं, ऐसे नहीं फंसते। लॉ को जब आप एक स्टेप रीच करते हो ना, फिर आगे आपके साथ आगे कैस्केड शुरू होता है, अगला उससे अगला उससे अगला, फिर वो सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है एक गलती से, ठीक है। तो डेथ सर्टिफिकेट जो है आप देखो उसमें तीनों कॉजेज लिखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद हेरिडिटरी कॉज ऑफ डेथ भी दी है, और इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ भी दी है। हर एक इन्होंने क्या लिखा होता है, कार्डियोपल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी तो होना ही होना है, हर एक में हर बंदे ने मरने से पहले इसमें आपको एनेस्थीसिया तो होना ही होना है ना, ठीक है ना। हार्ट तो उसको बीट करना बंद करना ही करना है, ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है ना, इसमें क्या रॉकेट साइंस निकाल दी डॉक्टर ने, लिख दिया अगर केस को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया, आप उसके अंडरलाइन रीजंस तो लिखें कि क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और ये एनआरए में इतना अच्छा लिखा हुआ है डेथ सर्टिफिकेट, कैसे कैसे आपने प्राइमरी कॉज क्या होती है, उसमें सेकेंडरी कॉज क्या होती है, उसमें अंडरलाइन कॉज क्या होती है और इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ क्या होती है। मैडम चीजें हमें पढ़ाते ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चीजें क्या हैं, नहीं ये और टाइम जो चीजें उन्हें समझ आ सकती है वो करके उसको फिर कर देते हैं। हमारे पीजीआर पेशेंट पे गई थी सर्जरी में ना, ऐसे ही पेशेंट की डेथ हो गई, उसको मैं इसका डेथ सर्टिफिकेट बना, उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता था, उसकी स्टैंप लगी हुई, वो कोर्ट में चले गया, उसकी रेजिडेंसी उन्होंने स्टॉप कर दी कि जब तक ये फाइनल नहीं होती चीजें आप कंटिन्यू नहीं करते। तो ये वाली चीजें ना इमरजेंसी में बहुत कॉमन है, जो भी गुजर है बच्चा आया गया मुझको कहा कि आप इसका ये कंप्लीट कर दो, जो कर रहा है उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो ये मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं किससे पूछ लूँ, इसमें क्या शर्म है, ठीक है। हर इंसान अपने कहते हैं मरते दम तक सीखता रहता है ना, अगर एक चीज आपको नहीं आ रही उसको प्लीज पूछ लें, बात की मुश्किल से अच्छा पूछ लें, कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है, आप मरते दम तक सीखते रहते हो, आगे से आगे सीखते रहते हो, सिखाते रहते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। उसको नहीं आ रहा तो सीनियर के पास जाके बैठ जाए, सीनियर्स तो हर जगह होते हैं, किसी को फोन ही कर लें, और कुछ नहीं है आजकल तो इंटरनेट में इतना सब कुछ मिल जाता है, वहां से कुछ देख ले, सीख ले। सिचुएशन रियलाइज नहीं करते कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे मेरे लिए इसको मुझे जस्टिफाई करना पड़ सकता है, तो क्या ये भी देखिए सीखने के कुछ तरीके होते हैं, एक तो इंसान हंसी के दूसरे के तजर्बे से सीखते हैं या अपने से सीखते हैं। अब अगर ये चूज करते हैं कि हमने खुद अपने ही तजर्बे से सीखना है तो फिर सीखते रहे, या आप किसी दूसरे का ले लें नॉलेज, किसी की बात सुन लें और उसके सीखे वैसे तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको अपने ऊपर से ला के वो चीज सीखना पड़ेगा। मुझे एक चीज मैंने पूछनी है कि एक केस मैंने किया था ड्राउजिंग का, उसमें जो फैमिली थी वो कह रही थी कि हमने डॉक्टरी नहीं करानी, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में फैमिली का राइट नहीं है क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि हर इंसान, हर सिटीजन जो है वो बेसिकली स्टेट उसकी रिस्पांसिबल है, कोई भी वायलेंस, सस्पिशियस, मिस्टीरियस, अननेचुरल डेथ है तो उस डेथ को इन्वेस्टिगेट करना स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे तो हर एक अपने रिश्तेदारों को मार मार के दबाता है। नहीं इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे मुझे पुलिस वाले कह रही थी कि मुझे स्टेट के पास चले जाएं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें और मतलब वो लिख के देते हैं। इन्वेस्ट हमारे पास लेवल्स है ना अथॉरिटीज के, पहला लेवल ये है पुलिस का इन्वेस्ट का, उससे हायर लेवल है पुलिस के लिए इन्वेस्ट। वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और कहेंगे हमने स्टैंड पेपर लिख के देंगे हमें, मजिस्ट्रेट भी तब अलाउ करता है जब वो ये समझता है, वो क्या लिख के देता है, अगर आईओ समझता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आईओ अलाउ करता है, वो कभी भी स्ट्रेट अवे लिख के देता है ये वाली बात केस की ऑटोप्सी की जरूरत नहीं है, उसको क्या पता क्या सिचुएशन है। हर एक बंदा बाय लॉ अपना ऑर्डर अगले के ऊपर शिफ्ट करता है, वो भी अपना अथॉरिटी किसको दे देता है, आईओ को।
आगे आपको समझता है, लेकिन वो अपने ऊपर बर्डन लेता है ना फिर कि केस अब नहीं खुलेगा, वो पूरी तसल्ली कर लेता है ना जब, फिर वो इनको ये वाला रास्ता दिखाते हैं मैजिस्ट्रेट वाला। लेकिन सुसाइड में भी इस तरह हो सकता है। हाँ जी, अगर आई विटनेसेस हैं नहीं, आई विटनेसेस आमतौर पे देखे हैं वो, हाँ ये होता है यूजुअली ड्राउनिंग में तो लोगों ने देखा है कि इसने छलांग मार दी है, सारा कुछ है, लेकिन पुलिस को तैयार होती है बॉडी लाने के लिए, फिर वो यही होता है, लेते हैं कि मामला, फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और सारा कुछ होता है, आई विटनेस होते हैं, गवाही देते हैं, फिर वो आईओ को रेफर कर देता है कि अगर आईओ समझता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए या एक क्लियर कट केस है, आईओ फिर अपनी स्टेटमेंट देता है उसमें कि इसकी ऑटोप्सी नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिकली उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही है ना। अगर वो स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं होगी तो वो रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर फॉल नहीं करेगी, वो हम उसके लिए नहीं, आपके पास तो पेपर्स ही नहीं आएंगे, आपके पास तो पेपर्स ही नहीं आएंगे, आपसे पहले ही खानी है पेपर आने के बाद तो वो किससे खत्म हो गया, अगर पेपर आ गए पेपर अगर होंगे करके आपने रिसीव कर लिए फिर बात करें, फिर वो बॉडी कैसे लेके जाएंगे, कई दफा ऐसे भी होता है पेपर्स भी आ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो पेपर्स भी वापस ले जाते हैं। और क्योंकि थी बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं थी और मतलब पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा शोर किया था, हमने नहीं करवानी ये वो, और आयु भी मतलब उनके साथ ही था, कहते थे डॉक्टर साहब लिखते तो हम नहीं करते, डॉक्टर साहब को लेते तो उसने कि आप कोर्स ऑर्डर लें जाके तो फिर हम करते हैं, तो वकील से उन्होंने कहा नहीं ये करा के कर दी, पूरा पेपर दोबारा सब बन गया, फिर उन्होंने करवाई, मतलब अच्छा खासा 2 एक घंटे पेपर्स बन जाते हैं, कुछ भी नहीं, बाद में पुलिस पेपर सब उठा ले जाती है, ले जाती है, आप अपने रिकॉर्ड में आपने एंट्री भी कर ली है, आप उसके आगे लिख देंगे बॉडी जो है वो हैज बीन टेकन बाय दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, आप लिख देंगे रिकॉर्ड एंट्री। ये तो टॉक्सिक होगा, बट मेडिकल लीगल केसेस जो हमारे पास भी आ जाता है और हमने रिसीव भी कर दिया है, देन पेशेंट विक्टिम जो होती है वो कहती है मैंने रिसीव ही करना, वो आगे पुलिस वाले कहते हैं नहीं, पुलिस वाले कहते हैं आप इसका स्टेटमेंट लिखवा लें और नीचे तो अंगूठा लगवा लें तो ना करें। हाँ नहीं अब मैं जो पुलिस ये वालों भी को कुछ देखती हूँ, वो किसी मुझे पेपर का दिन तो लाओ नहीं नामा करने के लिए आप लिख देंगे वो उसने रिफ्यूज कर दिया, वो ना भी अंगूठा लगाएगी तो आपको बस आपने लिख दिया, आपकी स्टेटमेंट काफी है। रेप केसेस में भी अगर वो किसी आ आज जाए ऐसा होता है वो आते हैं फिर रिफ्यूज कर देते हैं कि हमने नहीं कराना, हाँ तो रिफ्यूज करने का कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, रेप केसेस में स्पेशली उसकी कंसेंट इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं एग्जामिनेशन कराना चाहती तो आप विदाउट कंसेंट उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, बाय फोर्स नहीं कर सकते। नहीं मैं भी कही है उसको जो हम इनिशियली जो प्राइमरी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं कराते, बट बाकी हम उसकी स्टोरी वगैरह से हम डायरेक्ट लिखते हैं जितनी कोशिश करें कि यार हिस्ट्री लिखते हैं आप आपकी बात नहीं किया तो आप हिंदी तो कैसे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिंदी खाली रहेगी, मतलब उसको इनिशिएट करना है, जैसे उसको एक नंबर देते थे ना, नंबर इनिशिएट होगा क्योंकि वो पीछे से रिकॉर्ड में से एफिशिएंट हो जाएगा ना, उधर से कोरिलेशन हो गई ना, कैंटी हो गई है, लेकिन उसने नहीं कराया, बस आपका रजिस्टर होगा ना बस उससे एमएनसी वाले पेज पे लिख देंगे वो चली गई है कराया, और ऐसा कुछ होता है कि क्लॉज ना हो स्वैब हो फिर मतलब हमने से स्वैब बनवाने क्लॉज मस्त लेकिन अक्सर वो एक पेपर वापस आ जाता है, उन्होंने ना उसके लिए चेक कर दी क्लॉज, लेकिन जो भी अवेलेबल होती है उस टाइम वाले ना हो, जो भी ना हो ना उस टाइम वाले तो कुछ भी नहीं होते, आधी अभी तो बात होती है, तो जो भी अवेलेबल होंगे आप ऐसे क्रिएट हो सकते हैं, वो नेगेटिव आ जाता है, चेक कर देते हैं फिर हम वही वाली रिपोर्ट लिखते थे जो आपके पर्सनल सैंपल्स सबमिट होते हैं ना, आप जो भी होंगे भेज दें उसका नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो अगर तुम नहीं दे रहा है तो कोई लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास 7 डेज बाद 8 डेज बाद इस तरह से आ जाते हैं, फिर भी हम सैंपल लेते हैं उसके बाद मैं वैसे 36 आवर्स के बाद खाया होगा बाद में फिर ये बाद में कोर्स ऑर्डर्स में चलो आते हैं कि हमारा सैंपल नहीं नहीं सैंपल ये नहीं अगर जो अवेलेबल हो आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है प्रेसिडेंस हेलो इसके अलावा हमें ऑर्डर ऑफ इशू लेने होते हैं, एनालिसिस के लिए डिटेक्ट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, मेजर करना होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एंट्रीज को, पहली चीज डिटेक्ट करना है, पहुंचना मुश्किल जो पुलिस पेपर्स में नहीं भी लिखी जमाने में आप डिटेक्ट कितना भी कर निकलना सकते हैं, यहाँ से तकरीबन न्यू भी 45 निकाल किलोमीटर सकते हैं, और अगर टेंशन बहुत ज्यादा पुलिस कर रहे हैं तो आप उनको बुला के दिखा भी सकते हैं कि ये देखें हम आपने 120 चार किलोमीटर एंट्रीज लिखी है, ये तीन दो और सौ निकल है, या आपने 6 लिखी है, यहाँ इस पे गाड़ी 4 पे है, हमें वो दो ये यहाँ एडिशनल पे जगह दिखाते ठीक है हैं ना, तो कल काट तो मैंने कहते रहा ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऐसे आपने करनी है, फिर आपने उनको इंट्रीज को क्लियरली डिस्क्राइब करना है, उनकी मेजरमेंट्स लेनी है, और इस पर फैक्ट्स और जाकर के सर्कमस्टेंसेस को आपने इंटरप्रेट करके फाइनल की रिपोर्ट फैक्चुअल देनी है, ऑब्जेक्टिव, और इम्पोर्टेंट बात क्या होगी हमारे पास जैसे कोई लेकर आते हैं न्यूबॉर्न्स,
तो हमें देखना होता है कि ये लाइव बॉन्ड था या स्टिल बॉन्ड था, ये वाली चीज हमें डिटरमाइन करनी होती है। इसी तरह से जो म्यूटेटेड बॉडीज आती हैं, फ्रेगमेंटेड बॉडीज आती हैं या स्केलेटल रिमेन्स आते हैं, बात एक दिन खा के आते हैं, वो चीज आते हैं कि ये देखिए ये ह्यूमन है या नहीं है, ठीक है, तो वो भी डिटरमाइन करना होता है हमें कि ह्यूमन और नॉट। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी तो आपको बता दी हमारे स्कोप से बाहर है। अब ये नाम बहुत कॉमन आ रही है, ठीक है ना, जिसको हम टॉक्सी बोलते हैं या रिचुअल टॉक्सी बोलते हैं। तो वो एडवांस कंट्रीज में तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो सीटी स्कैन से और एमआरआई से या 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक से या फोटोग्राफी से वो सारा का सारा जो है ना रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इंजरीज को, बॉडीज को, जैसे ट्रैक देख लिया सारा का सारा ना इंजरी का, कहां से कहां तक इंजरी जा रही है, पूरा डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, विजुअल टू शॉट्स कर दी है ऑब्वियसली। लेकिन ना तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे पास ना ये रिसोर्सेज है, वरना ये ज्यादा वो है एक्सेप्टेबल है बाय द सोसाइटी भी, क्योंकि डेड बॉडी जो है उसको कट भी नहीं करना, उसकी सैनिटी भी डैमेज नहीं होती, मेंटली वो कम डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। पूरा पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे इंजरी कहां से कहां तक नहीं है। पहली बात है बेसिक प्रोसीजर नहीं होता है, लीजिए सब्जेक्शंस नहीं आती, जस्टिस को भी ऑगमेंट करेगी, ठीक है। और इसकी ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर स्पेसिमेन कलेक्शन भी ले सकते हैं आप, तक लगाएंगे अगर आपको टॉक्सी का सैंपल लेना है, इसकी कॉस्ट मेनली, फिर उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी डिफरेंट लोगों का है। अच्छा, टॉक्सी प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? टॉक्सी प्रोटोकॉल ये आपकी पूरी रिपोर्ट है उसको बोलते हैं, जो आप बना के पूरी फाइनल देते हैं। पहले आप लोगों के पास विजिटर्स होते थे, अब आप लोग ऑनलाइन हैंडल करते हैं। हम शुरू से जो यूज कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं, कॉलम्स बने हुए होते हैं ना उसमें फायदा क्या होता है कि आपको चीज मिस नहीं होती कॉलम्स, लेकिन ये भी होता है कि आप बहुत सारा डिटेल लिखना चाह रहे हो तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज मिस नहीं होती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसका आपके पास पहले प्रिंटेड फॉर्म आता है, ट्रिपल कॉपीज की 3 सेक्शंस है, अभी भी आपके पास उस पे प्रिंटेड आता है फॉर्म, ट्रिपल कॉपीज का बड़ा सिलसिला नहीं है, क्योंकि अभी भी इस तरह है कि आप अगर देखें तो उसमें 3 सेक्शंस है, नीचे बनेंगे सिलेक्शन देखिए, एक आपका पर्सनल रिकॉर्ड वाला होता है, एक पुलिस कॉपी होती है, एक कोर्ट की होती है। तो आपने जो प्रिंट निकालते हैं उसके ऊपर वहां से टिक करके वही प्रिंट निकालना होता है जब पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। आप लोगों ने देखा ये चीज कि नीचे उसके 3 सेक्शंस होते हैं, हम खोल के हमने आपको दिखाएंगे, तो ये क्लियर है टॉक्सिक कोड, तो नीचे उसके 3 कॉलम्स बने हुए होते हैं, उसमें से जो आप उस वक्त इशू कर रहे होते हैं जिसका प्रिंट निकालना होता है, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसके नीचे वो वाली चीज की हो जाती है, ठीक है। 3 सेक्शन इसमें भी है, पहला सेक्शन हमारा बायोडाटा होता है, फिर एग्जामिनेशन का होता है और फाइनल सेक्शन हमारा कंक्लूजन और रिव्यू का होता है। यही तो पैटर्न है, अभी भी पहले भी पैटर्न होता था, ठीक है। यहाँ पर आप उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉक्सिन हो, ये आपका बायोडाटा है, कौन बॉडी देख रहा है, बॉडी आइडेंटिफाई किसने की, ये सारा प्रोसेस तो सिमिलर है। रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन आपने टिक कर दिया, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आपने यहाँ से टिक कर दिया, यहाँ पर आपने उसकी जनरल फिजिकल अपीयरेंस लिखी है। बाकी देखें अगर आप उसको पढ़े तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आपने उसकी लेंथ लेनी है या वेट ऑफ बॉडी लेनी है, हम में से कोई भी लेता, कभी किसी ने नहीं लिखा एवरेज हाइट एंड वेट लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं थिन लिख देते हैं या ओबीस लिख देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसको डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज आपने उसकी राइटर बॉडी लिखना है, पोस्टमार्टम स्टेज लिखनी है, उसकी पुट्रीफैक्शन लिखनी है, उसकी आईज की कंडीशन लिखनी है, उसके नेचुरल ऑरिफिस लिखने हैं, कंजेशन ठीक है, हेमरेज मेन चीजें आपने उसकी सारी लिखनी है, उसके फेस हाइपोस्ट था नहीं था, कैटेगरी स्कैर था नहीं था, इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फाइंडिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव सिर्फ वो लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर राइडर मोटिस नहीं है तो आपने लिखना है राइडर मोटिस एब्सेंट, ठीक है, या लिखना है राइडर मोटिस का स्पेसिफिक अपर मतलब राइडर मोटिस की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, अगर वो नहीं है तो उसका होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि फलां चीज नहीं है फलां चीज नहीं है, ये 3-4 चीजें मेंशन की हुई है ये लिखनी जरूरी होती है। क्लोथ्स का एग्जामिनेशन बहुत डिटेल से लिखना होता है, फीमेल्स में अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो पीस ऑफ ज्वेलरी है,
कोई रिंग है, कोई इयररिंग्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो आपने डिटेल से लिखनी होती है, उनका कलर की, इस तरह की कमीज, इस तरह की शलवार, इस तरह का दुपट्टा, क्योंकि आपने वही कपड़े पे साइन करने हैं, अपने पोस्टमार्टम की डेट डालनी है और वही कपड़े भेजने हैं। तो जो साइन कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो प्लीज आप उनको उनके कलर सही तरीके से मेंशन करें। फिर आगे एग्जामिनेशन ऑफ नेक। अब यहाँ पर जो फाइंडिंग्स हैं सारी सारी वो आपने नेक वाली फाइंडिंग्स लिखी है, ठीक है, जो नेक से रिलेटेड है। अगर केस स्ट्रैंगुलेशन का है तब भी, और अगर केस स्ट्रैंगुलेशन का नहीं है, यहाँ पर फाइंडिंग नहीं है, यहाँ क्लियरली मेंशन करें कि फाइंडिंग्स में क्या चीज मौजूद है, क्या नहीं। यहाँ पर आपकी फाइंडिंग जो है इंक्लूडिंग फाइंडिंग और डिसेक्शन, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी दी है सारी। फॉर एग्जांपल एक एंट्री वुंड है, चेस्ट से एंटर हुआ है, पीछे गैप से निकल गया है, आपने एंट्री भी बतानी है। फिर आपको मैसेज बताते हैं एंट्री, ट्रैक एंड एग्जिट, पूरा वुंड कॉम्प्लेक्स एक जगह पर रखा है। कोशिश हम यही करते हैं कि इंजरीज जो होती हैं उनकी नंबरिंग वही रखें जो पुलिस वाली है। पुलिस पेपर में जिस इंजरी को इंजरी नंबर 1 लिखा हुआ है वो इंजरी नंबर 1 एज मेंशन इन पुलिस पेपर। अगर आप इंजरी नंबर आगे पीछे कर देंगे तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई इसमें लीगल मसला नहीं होता। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि वही इंजरीज आप उसी तरतीब से यहाँ पर लिखें और इंटरनल फाइंडिंग्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अक्सर लोग क्वेश्चन भी करते हैं, यहाँ पर अब जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसकी कुछ लिमिट है, मेरा ख्याल है 320 के 350 वर्ड्स की, बहुत ज्यादा इंजरीज आप यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसमें ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर ये होता है कि हमारा यहाँ पेज खत्म हो गया था, हम लर्न करके दूसरी का लिखना शुरू कर देते थे। अब आपने क्या करना है, अभी से हेल्पिंग वर्ड्स उड़ाते जाइए, स्ट्रेट स्ट्रेट लिखते जाइए, एक इंजरी स्क्रीन कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, ठीक है। और जो यहाँ की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक इंजरी यहाँ पर है और फिर वो राइट लंग में है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दूंगी, डैमेज बाय इंजरी नंबर सो एंड सो मेंशन अर्लियर, और लिख दूंगी सेंड फॉर हिस्टोलॉजी। या फिर जैसे ये है आगे अगर हम आ जाए स्टमक में, तो उसमें हम लिख देंगे कि हेल्दी था, सेंड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। गट का लिख सकते हैं, एम्प्टी थी, फिल्ड थी, पता चल जाता है गट का, सेंड फॉर टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। बस इतना लिखने की जरूरत है। हाँ, ये जो ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ पर आपने खास तौर पे फीमेल केसेस में आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट लिखना है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट लिखने के बाद आपने लिखना है स्वैब टेकन, सेंड फॉर दिस, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो तो वो भी जरूर ऐड करना, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन इन केसेस ऑफ मेल एंड इन केसेस ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल केस में चूंकि समटाइम्स साथ में असॉल्ट का भी डर होता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अपर लिप में अगर इंजरी से जो इंजरी आई है यहाँ पर पीछे आपने मेंशन की थी जहां डिटेल है, बस उस इंजरी का नंबर लिखे, डैमेज बाय इंजरी नंबर दिस, फ्रैक्चर पॉजिटिव नेगेटिव डिसलोकेशन जो भी चीज है डैमेज बाय दिस। मैं फीमेल में ये देखें आप, ये जो रिपोर्ट निकल रही है ना इसी तरह से, ये इस कॉर्नर में लिखा हुआ है पेशेंट, पुलिस, कोर्ट, ओरिजिनल रिकॉर्ड, 5 ऑप्शन है आपके पास। आप जो भी इशू कर रहे हैं, जिस ऑप्शन को भी इशू कर रहे हैं उस ऑप्शन को टिक करके इशू करेंगे, फिर वो आपकी पूरी कॉपी मिलेगी। जैसे पहले हमारी 3 कॉपीज होती थी ना, एक हमारी रिकॉर्ड कॉपी होती थी, एक हम पुलिस को देते होते थे, इसी तरह से था ना, एक हमारे पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड की होती थी। और अभी मैंने आपको 5 ऑप्शंस दे दिए हैं ताकि आप जो कॉपी जिस मकसद के लिए इशू कर रहे हैं ना, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये इसी मकसद के लिए इशू की गई थी। आप हर दफा साइन करके इशू करते हो ना, नहीं नया प्रिंट निकालते हो साइन करके इशू करते, पहले तो उसी की आप डुप्लीकेट करते थे तो उनको टेस्ट करते थे, अभी नया प्रिंट निकल आता है और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है उसी तरह से, इसमें और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही सारा इन्होंने सेम कर दिया है। मैम अगर ऑटोप्सी में हमें यूट्रस नहीं लगी, हम उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि यूट्रस फाउंड ऑफ एग्जामिनेशन, या पूरा मेंशन करेंगे यूट्रस नहीं मिले तो ऊपर स्कार मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको एब्डोमेन की एग्जामिनेशन में आप मेंशन करना पड़ेगा।
इसमें भी यहाँ पर आपके पास ये देखिए 4 कॉलम्स हैं ना, जहाँ आप भेजते रहेंगे वहाँ चेकलिस्ट आती रहेगी। बेसिकली इसी को इन्होंने ये उसमें कर दिया कंप्यूटराइज में, ये सेम चीज है। अच्छा, अब आप ये देखिए टाइम, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं असल में, ठीक है, बिटवीन इंजरी एंड डेथ। अब इंजरी से सर में गोली लगी है, आप कितना टाइम लगेगा, विदिन मिनट्स डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, इमीडिएट लगा दो आप, विदिन हाफ एन आवर कर दो, विदिन 15 मिनट्स कर दो, थोड़ा पानी का लगी है, मेजर ब्लड वेसल का हुआ है, हार्ट में ना लगी है गोली, ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं। अब ये जो डेथ और पोस्टमार्टम में डिफरेंस है ना, डेथ तो आपने देखना है कि आपके पास पेशेंट कैसे आया, एकदम कैसे आया बॉडी, फॉर एग्जांपल डेथ हो गई, उसकी बॉडी को मैंने आईसीयू में रख छोड़ी 3 दिन 4 दिन, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, ठीक है, तो या फिर उसकी आपको बॉडी किससे मिली है, आपको पता ही नहीं कॉज ऑफ डेथ क्या थी, तो आप जहां पर नहीं कर सकते ना, आप क्लियरली लिख दो अनसर्टेन, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी बहुत पुट्रीफाइड है, देखिए बात ये डेथ में और पोस्टमार्टम का डिफरेंस, आपको ये वाली चीज भी आपने देखनी है कि अगर बॉडी अननोन थी और नहीं पता लगा पुट्रीफाइड थी, तो आप ये दे सकते हैं मोर देन 36 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स एब्डोमेन की पुट्रीफैक्शन है, जहां पर आपको बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है, वहां पर आप नहीं बोल सकते, कैन नॉट बी सर्टेन। करते हैं जो लक्षण मर्ग होता है ना, उसके पुलिस वालों अकॉर्डिंग टू पुलिस वालों को पहले हम लिखते थे अकॉर्डिंग टू पुलिस पेपर्स, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला कि कहते हैं तो जो पुलिस पेपर्स की वो तो हमें पुलिस पेपर से मिल रही है, आप पुलिस पेपर को खुद कोट कर रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन दें यहाँ पे, आप क्यों लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस पेपर, तो पुलिस पेपर ने लिख दिया, वो तो कोर्ट को नहीं दिया ना, हमारी रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या है, कोर्ट को हेल्प आउट करना, यहाँ पर आपने अपनी एक्सपर्टीज देखी, आप डिटरमिन कर सकती हैं वेल एंड गुड, आप नहीं डिटरमिन कर सकते, आप लिख दें अनसर्टेन, आपको सर्टेनिटी नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रोटेक्शन में लॉस हो जाए तो फिर आप कोई नहीं टाइम दे सकते उसका, ठीक है ना, अगर आपको नजर आ रही है कि ब्लोटिंग हुई है, गर्मियां हैं, आंखें भी बाहर आई हैं, फेस भी स्वोलन है, सारा कुछ ऐसे सेंटे से सारा देते हैं 36 आवर्स हो गए हैं, ठीक है। मैडम वो पुलिस पेपर वाला तो शुरू में भी एक पाना है ना, साल को देखा साल को सबसे पहले भी स्टार्ट वाला है, हाँ हम पहले एज भी ऐसे देते होते थे, ठीक है, हम एज देते होते थे और उसके साथ ही दे देते थे एज पर पुलिस पेपर, फिर इसके ऊपर भी एक बात, क्योंकि वो तो पुलिस ने डिटरमिन किया ना एज, एज एस्टिमेशन तो हमारा काम है, हमें देखने में कितनी एज का लग रहा है, पुलिस वाले ने 36 साल का लिखा हुआ, देखने में 18 साल का 19 साल का लग रहा है, ठीक है, जो पुलिस ने लिखा पुलिस पेपर पुलिस जानेगी, वो उनका काम है, हमने अपना लिखना है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है उनको कहने के लिए आपने क्या एज लिखी है, ये इतनी एज तो नहीं है ऐसी लग रही है, ठीक है ना, आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं, बट डोंट कोट देम इन योर डॉक्यूमेंट्स, वो आपको कोई सेफ्टी नहीं देगा, पहले हमें लगता था ये सेफ्टी है, हमने बीच में लिखा, हमने भी लिखा, क्यों लिख दिया आपने, ये आपका डॉक्यूमेंट, इसमें जो लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं, इसमें जो लिख रहे हैं वो आपने कोर्ट में साबित करने के लिए लिखा है, आपने जस्टिफाई करने क्यों लिखा है, गलती हर इंसान से होती है, अगर गलती हो गई है तो फिर ये सोचिए कि इसका जवाब कैसे दें, ठीक है। मैम जो मेजर इंजरीज है जैसे स्पाइनल इंजरी है, वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, हेमरेजिक शॉक है, उसमें तो हम इंजरी दे सकते हैं, लेकिन समटाइम जैसे पॉइजन का केसेस होता है, तो उसमें हम डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है कि हम एक्यूरेट बताएं कि कितना टाइम है। हाँ तो हम लिख देते कैन नॉट बी सर्टेन, कैन नॉट बी सर्टेन, अनडिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है ना, आप नहीं सर्टेन कर सकते, भी हम कोई वो थोड़ी है कि हम आलू खाया मैं फिर हर चीज का पता चल जाएगा, कब उसको खिलाया करेंगे और कितनी देर में मर गया, ठीक है ना, आप अपने मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, लिमिट्स है ना हर चीज की, हर बंदे की लिमिट्स है, आप नहीं डिटरमिन कर सकते इसमें क्या ऐसी बात है, आप कॉज ऑफ डेथ नहीं डिटरमिन कर सकते इसमें ऐसी क्या बात है, हाँ कहीं कोई सैंपल भेजना आप भूल गए, ठीक है, आईएमएलओ इतनी बड़ी पावर हो जाए कि आईएमएलओ अगर कोर्ट में खड़ा होकर ये कह दे कि ये सैंपल मैंने जरूरी नहीं समझा भेजना, तो नहीं भेजा, भाई नहीं जरूरी समझा, तुमने क्यों लिखा ये एंटीमॉर्टम है, मैंने अपने नॉलेज से देखा ये एंटीमॉर्टम थी, मुझे एंटीमॉर्टम लगी, आपको पता होना चाहिए एंटीमॉर्टम की फाइंडिंग्स क्या है, आपके हाँ मैंने फाइंडिंग्स देखी थी उसकी एंटीमॉर्टम की फाइंडिंग्स थी, आप तो
आपको जज भी कुछ नहीं कह सकता, आपको फील भी कुछ नहीं कह सकता। फर्स्ट एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एग्जामिनेशन। इवन चैलेंज जो डीएसएमडी भी होता है ना, डीएसएमडी की उतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि आप इनिशियली इंजरी को देख रहे हो। जो फर्स्ट इंजरी जिस बंदे ने देखी है और फाइंडिंग्स लिखी है, इवन एग्जामिनेशन भी होते हैं आपके ऑटोप्सी के बाद, तो जो फर्स्ट फाइंडिंग होगी उनकी प्राइम इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि बाद में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं सेकंड एग्जामिनेशन में। अगर आपने कोई सवाल भेजना भूल गए हैं तो पूछे आपने क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, लेकिन मैंने इस वक्त नहीं मैसेज किया और ये क्यों भेजा, क्यों भेजा, लेकिन मुझे लगा कि इसको भेजना जरूरी है, मैं कंफर्मेशन चाहती थी या चाहता था। दिस इज योर कॉन्फिडेंस एंड दिस इज योर नॉलेज, जो आप उनको वकीलों को और जजेस को वहां पे कुछ नहीं कह सकते। आईएमएल जो होता है उसकी उसको बहुत ज्यादा समझे वेटेज है उसकी बात की और उसके उस एग्जामिनेशन की कोर्ट में उसको कोई चैलेंज नहीं करता। ठीक है, हम आगे चलें इसमें। अच्छा, आप ये देखें इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑथराइज्ड एंड ट्रेन, दो चीजें, ट्रेनिंग आपकी हो रही है, ऑथराइज्ड आपको भी शुड बी थॉरो एंड कंप्लीट। ये नहीं कहना है किसी दूसरे को तुम जल्दी जल्दी देख लो, फाइंडिंग नोट कर लो, मुझे बता देना, मैं उसको नहीं करूंगा, ये काम नहीं करना, कहीं पे भी गलत काम नहीं करना। देखिए गलत काम जब भी आप करोगे ना या शॉर्टकट करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा अपनी जिंदगी। हो सकता है कोई ऑटोप्सी आपकी अच्छी निकल जाए, किसी तरह आपने तो खुद की भी और बहुत मेहनत से भी किया, आप उसमें भी फंस जाओगे, कहीं ना कहीं बंदा फंस जाता है। और अगर कोई इंसान से बाय मिस्टेक लेकिन उसकी इंटेंट ठीक है ना, आप यकीन करें तो गलती हो भी जाए ना, अल्लाह ताला उसको निकाल देता है क्योंकि उसकी नीयत सही है, उसने सही नीयत से काम किया होता है। अगर कहीं उससे इंसान है, कोई इंसान जो है गलती से पाप नहीं है, इंसान खता का होता है और नॉलेज टाइम के साथ साथ आप मैच्योर होते हैं, आप अपनी पुरानी रिपोर्ट सभी खोल के देखते हैं, हाय अल्लाह ये क्या लिखा हुआ, ठीक है ना, इसलिए इस चीज की टेंशन नहीं है। आप हर दिन आपका ध्यान दें, हर दिन आप पहले से ज्यादा मैच्योर है, हर दिन आप पहले से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स आपने डिटरमिन भी लिखनी है, एक्सरे भी लिखनी है, स्केचेस भी बनाने हैं और फोटोग्राफ्स भी लिखनी है। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, आपको नहीं पता आप कोई फाइंडिंग मिस कर दें या समझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये कॉज ऑफ डेथ नहीं हो सकती, आप उसको लिखेंगे, लेकिन उस बंदे की 10 फोटोग्राफ्स हैं और भी मौजूद हो जिसमें वो फाइंडिंग्स मौजूद हो, ठीक है, तो आपने वो ले ली। Collect, preserve and dispatch all samples and trace evidence. Restore the body to the best possible cosmetic appearance and provide a professional report without bias. ठीक है, ये इसकी essential है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है बीइंग मुस्लिम्स, हमें पता है डेड बॉडी की सैंक्टिटी क्या है, ठीक है, सबसे पहली चीज ये कोशिश करें कि उसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखें। हमें पता है कि जो हमारी मॉर्चरीज के हालात हैं और जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। हम खुद आजकल जो है हमारा स्कल खराब हुआ है तो हमने ड्रिल शीट या प्लेट लगवाया है, ठीक है, जिससे हम स्कल खोलते हैं, और डस्ट बहुत उठती है, प्रॉब्लम होता है, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन उन मुश्किल चीज़ों में भी कोशिश करें कि डेड बॉडी को अननेसेसरी अनकवर ना रखें, ठीक है, अननेसेसरी उसकी अननेसेसरी लोगों को अंदर ना आने दें, पुलिस वालों को अंदर आने ना दें, अननेसेसरी पिक्चर्स ना बनवाएं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, बहुत मैट हैंडलिंग ना होने दें। जब उसकी स्टिचिंग करें तो उसके बाद प्रॉपर्ली अपने स्टाफ को कह के उसको क्लीन करवाएं प्रॉपर्ली और एक रिस्पेक्ट के साथ, एक अपने जैसे इंसान को समझते हुए उसको हैंडओवर करें। और स्पेशली फॉर फीमेल्स, आप लोग जब जाएं तो जो आपके साथ खवातीन हैं वो आप कोशिश करें कि स्वैब्स खुद लें। अगर आपको अकेले स्वैब्स लेने में मुश्किल होती है, जैसे कि राइगर वाली बॉडीज में बहुत मुश्किल होती है, तो कोशिश करें कि अपने हॉस्पिटल से साथ में किसी स्टाफ नर्स को, किसी आया को, किसी को भी साथ में बुलवा लें
अननोन बॉडी को भी जो जो दो लोगों ने अननोन कराया हुआ होता है कि अननोन है, उनकी भी साइन स्टेप्स आपको चेक करना है पहले पुलिस पेपर्स में कि हुई भी है अननोन, और अपने रिकॉर्ड का भी हिसाब लेना है अननोन बॉडीज को, उनकी पिक्चर्स, ठीक है, ताकि बाद में हमें अक्सर लेटर आते रहते हैं। अभी हमें पिछले हफ्ते भी लेटर आया है 7-8 लोगों का मिसिंग पर्संस का, तो हमने बताना होता है कि हमारे सेंटर पे इन मिसिंग पर्संस की प्रॉक्सी तो नहीं हुई। अब हमें नहीं पता, हमने अननोन करके कर दी, और उन नेम्स के साथ हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया कि उन नेम्स में से किसी की प्रॉक्सी हमारे सेंटर पे नहीं हुई, ठीक है। आपने पुलिस पेपर्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री ऑफ केस पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट बात इंजरी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है प्लस करेक्शन भी करानी है, और अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं होगी तो आपने अपने स्टेटमेंट में जरूर लिखना है कि पुलिस ने ये चीज मेंशन है बट इन एक्चुअल मैंने ये 4 इंजरीज रोकी है या 2 की है या 1 की है, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना है, हर रिसीविंग आपकी अगेंस्ट द रिसीट होनी चाहिए। पुलिस वाले वैसे तो हमें खाली आपको पता है वो दे देते हैं, फिर करके साइन करके दे देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि चेन ऑफ कस्टडी हो, ताकि कल को ये ना कह सके कि हमें ये मुझे हैंडओवर नहीं हुई थी, साथ में हैंडओवर नहीं मिले। अनऑथराइज्ड लोगों को आप बिल्कुल अंदर अलाउ ना करें, और कोशिश करें कि जितना जल्दी कर सके, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फाइंडिंग्स होती हैं वो में से चेंज होती जाती है उसकी, ठीक है। और एग्जामिनेशन करना है, एविडेंस मटेरियल को करना है, आपने प्रिजर्व और फॉरेन बॉडीज और जो बिलोंगिंग्स होती हैं उनको भी आपने पुलिस को देना है, तो हैंडओवर करना है। गोल्ड की वालियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, जो भी आप हैंडओवर करेंगे तो उनकी भी आप रसीद लेंगे पुलिस से। अगर आपको डिले करना पड़े एनी रीजन, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंजरीज को आप स्टोरेज से पहले ही नोट कर लें। जैसे कि वो डॉक्टर साहब कह रही थी कि मैं अगर वहां स्टेशन पे नहीं पहुंच सकती उस टाइम पर, तो आपकी जो भी वहां स्टाफ नर्स मौजूद है, हेड नर्स मौजूद है, एलएचडी मौजूद है, जो भी है, आप उनको कहें कि वो आपके लिए पिक्चर्स खींच लें या आपको फाइंडिंग्स एटलीस्ट एक्सटर्नल फाइंडिंग्स बता दें, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें चेंज हो जाती हैं। ये एग्जामिनेशन में भी होता है और ऑटोप्सी में भी होता है, ठीक है। कॉस्मेटिकली आपने बॉडी को स्टिच करना है, क्लीन करना है, हैंडओवर करना है, और बॉडी को प्रिजर्व करना है, तो जाहिर है हमारे मॉर्चरी के पीसेस होते हैं वो सेट हुए हुए होते हैं। प्री ऑटोप्सी जो है ना हम +4 पे करते हैं ताकि बॉडी फ्रीज ना हो, 0 पे फ्रीज हो जाते हैं, तो +4 करते हैं कि मिनिमम उसमें चेंजेस आती हैं, और आफ्टर ऑटोप्सी होता है वो -20 पे रखते हैं, वो उसमें बिल्कुल फ्रीज हो जाती है बॉडी, क्योंकि फिर हमने उसको सिर्फ बरियल के लिए देना होता है, तो ज्यादा लो टेंपरेचर। जी आपका अगर हम टॉक्स डिले करें किसी वजह से, जैसे हमारे पास अच्छे अवेलेबल नहीं है, या फिर काफी डे लाइट में कर रहे हैं, नाइट में कोई केस आए तो प्रेफरेबली है डे लाइट, लेकिन ये बुक्स के इस जमाने की हैं कि वैसे कहते हैं कि टॉक्सी को डे लाइट में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मेंटल टोल है आप पे, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है, इसलिए इसको डे लाइट में करें, क्योंकि डे लाइट का एक नेचुरल इफेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ पे। अपने जैसे एक दूसरे इंसान को रेस्पेक्ट करना इज नॉट अ यू मे से प्लेजेंट जॉब, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए मॉर्चरी में जो है ना ऊपर रखते भी हैं लाइट्स भी, और रोशन मैंने देखा वो ऊपर की तरफ प्रॉपर सनलाइट आने का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। वैसे तो हमारे पास देखें आप जो मॉर्चरीज में ऑपरेशन थिएटर लाइट्स होती हैं, लाइट का तो कोई मसला है नहीं ऐसे, लेकिन प्रेफरेबली डे लाइट में होती है, नाइट में भी करनी भी पड़ जाती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको डिले करनी पड़ जाए तो अगर डिले हो रही है तो उसपे आपने कहा ना कि हमने इनिशियल फाइंडिंग का वो नोट करनी है, एक्सटर्नल इंजरीज नोट कर लें। तो हम जब जनरल फिजिकल अफेयर्स हमने लिखी है, जब हम टॉक्सी लिख रहे हैं उसमें जो जब इनिशियली हमने देखा है हम उसको लिखेंगे सारा प्राइवेट नोटिस के बारे में हुआ है सारा कुछ वही जिसके बाद बॉडी आपके पास आई है, अगर उसको एग्जामिन कर रहे सारा एंड देन उसको जो हमने कहेंगे आप इसको मशीन सेव कर लें, अगर हम बाद में टॉक्सी करना चाहते हैं। हाँ जब आपके पास पहुंची है फिर आप टाइम और डेट वही लिखेंगे इनिशियल एग्जामिनेशन वाला, ऑल्दो आप ऐसे करके हैंडओवर लेट करें, कंडक्शन ऑफ टॉक्सी में जो टाइमिंग है वो वही लिखेंगे जो आपकी इनिशियल एग्जामिनेशन होगी ना, ठीक हो गया, क्योंकि उसका जो राइटर नोटिस होगा फिर तो बॉडी फ्रीजर में चली गई ना, फिर तो थॉ ऑलरेडी फिर राइटर नोटिस आपको मिलेगा ही होगा, फिर कोल्ड स्टिफनिंग होगी और जैसे बॉडी थॉ करेगी वो खत्म हो जाएगा सब कुछ लैप्स हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन होता है रिसीविंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट फ्रॉम पुलिस में टाइम एंड डेट लिखना होता है, उसके नीचे ऑप्शन है कंडक्शन ऑफ टॉक्सी, ये वो टाइम है जो आपने देना है उनको। हम क्या करें डिस्पाइट कि हम लेट कर रहे हैं किसी भी रीजन से, बट हम जो कंडक्शन ऑफ टॉक्सी का वही टाइम लिखते हैं, हमने एग्जामिन कर लिया उसको, एग्जामिनेशन इनिशियल एग्जामिनेशन हमने किया बॉडी का वो लिखेंगे, ये जब हमने कंडक्ट की है
देखिए हर चीज ना आपको अपनी सेंस में लिख के भी देंगे। आपने जब आपके पास पुलिस पेपर रिसीव होते हैं ना, वो अपना भी रिकॉर्ड करते हैं पुलिस वाले। आपने उस टाइम के अंदर ना 6 घंटे के अंदर टॉक्सी कलेक्शन का टाइम देना, डिले नहीं करना होता। ये आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लें या जो भी बात कर लें, लेकिन ये एक उसमें है, वो कोई नहीं देखता आपके पास कन्विंसिंग थी, वो कोई नहीं देखता कि आप जो है किन सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं, आपकी मदद से है नहीं है, ये सारे आपके अपने यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम्स हैं। बस बात नहीं बात है और वो नहीं कि ये अपने पास आती है दूर दूर रिस्पांस तो आपने अपने सर्कमस्टेंसेस को भी देखना और अपनी स्किल भी सेव करना। लेकिन 6 से 8 घंटे का डिले ना लॉजिकल डिले है, इससे ज़्यादा डिले का नेसेसिटी होता है अनटिल अनलेस कि आपको कोई बहुत जेन्युइन और रीजन हो, और ये कोई लॉ एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर आप ऑन ड्यूटी हैं आप 6 से 8 घंटे का डिले नहीं कर सकते। आपने उस टाइम के अंदर अंदर का टाइम देना होता है। इसीलिए कहते हैं कि एग्जामिनेशन करें तो पुलिस की बॉडी आएगी तो पुलिस लेकर आएगी, उसके बाद इनिशियल एग्जामिनेशन में जो फाइंडिंग होगी ना आपने टाइम नहीं दे दिया। देखिए हम रिपोर्ट तो 3 दिन बाद भी इशू कर रहे होते हैं, राइट, डेट तो वही डाल रहे होते हैं ना जो हमने एग्जामिनेशन किया होता है। यूजुअली वैसे ऐसा होता नहीं है, हमारे हमारे अपने सेटअप में तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी को कहते तो इंटरनल फाइलिंग नोट कर लो मैं सुबह कर दूंगा। आमतौर पर बॉडीज लेकर वो आते हैं, हमारे पास नाइट शिफ्ट क्लोज है 9 बजे के बाद बॉडीज लेकर आते हैं तो हमने कह देते हैं सुबह करेंगे। और अगर सिटी का डॉक्टर है ना तो कोशिश करता है मैंने जो पूरी रात टेंशन में रहना ना मैं अभी क्या करूं, वो आधा पौना घंटा निकाल के आ जाते हैं अनटिल अनलेस कि हमारा डॉक्टर ज़रा साथ साथ में बैठ सकते हैं। उनको चूंकि रात में आने में थोड़ा सा इशू होता है खासकर फीमेल स्टाफ को, वो फिर अगले दिन सुबह में आके जैसे होता है 7 बजे 6 बजे 7 बजे आके जल्दी करें, ठीक है वो हम ओवरराइड करते हैं, लेकिन हम टाइम तो सुबह वाला नहीं लिख रहे, तो ये वही लिखा जाएगा। हम टाइम तो वही लिख देते हैं। पुलिस पेपर्स के अंदर 6 घंटे के अंदर आ जाते हैं, आप लेट ना करें, ठीक है। अव्वल तो पुलिस को कहेंगे कि हम करेंगे सुबह, आप लेके सुबह आओ, सीधी की सुबह की गल, ठीक है। कोशिश करेंगे वो रात को सीधी ना हो, और अगर आपने रिसीव करनी है तो फिर टाइम से स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा लेट ना हो। ये फिर आपके टाइम पेपर्स हमारे सीट पे आ जाते हैं, आरएच में बॉडी यहाँ नहीं आती है और फिर अगले दिन मतलब सुबह में आते हैं। वो कौन रिसीव करता है? हाँ जी, कौन रिसीव करता है पेपर? पेपर इमरजेंसी में मार्क करवाते हैं ना, वो रजिस्टर में एंट्री करा देते हैं। नहीं ऐसे नहीं एंट्री होती है, हम मना करेंगे और डॉक्टर रिसीव करेगा। डॉक्टर अक्सर वहाँ पे नहीं होती, अगर होती भी है तो नाइट वाले जो बंदा भी है उन्हें कहें कि आप ऐसे रिसीव नहीं करेंगे, बॉडी आएगी तो पेपर्स रिसीव करेंगे, हम अकेले पेपर्स नहीं रिसीव करते ना हम अकेली बॉडी रिसीव, बॉडी को यहाँ भिजवा देते हैं। ठीक है ये है उनका ना, आप लोग यहाँ आके ना करने के लिए हमारे पास आते हो ना, तो हमारे पास यहाँ बॉडी जब आती है तो हम तो यहाँ सीलिंग नहीं डालते, वो तो जब बाहर तक से रिसीव करते हैं। नहीं हम भी डालते हैं, हमारे पास भी रिकॉर्ड होता है इस चीज का। हम बॉडी का तब डालते हैं जब पेपर्स आ जाते हैं, हमारे पास डॉक्टर आ जाते हैं पेपर्स आ जाते हैं तो हम रिकॉर्ड डालते हैं। पता नहीं ऐसे होता है, मतलब पेशेंट आ जाते हैं इवनिंग में, मैं इवनिंग पे ना 7-8 बजे अगर पेपर्स वहाँ पे आए हैं या पेपर्स वहाँ पे नहीं भी आए, पेपर की पिक्चर्स आ जाती हैं कि आपने करनी है ना एमएससी, मतलब कल करनी है ऑटोप्सी ये वो, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जाकर बॉडी भी यहाँ पे होती है, पेपर्स भी यहीं होते हैं, यहीं से तो बॉडी ओवरनाइट होती है, बॉडी ओवरनाइट होती है और आपकी रिसीविंग रात की डली हुई होती है, रिसीविंग रात में होती है। नहीं तो आप मुझसे नेक्स्ट डे की रिसीविंग लेना, हमने क्या आपके पास सुबह में रिसीविंग होगी, आप इस चीज का ख्याल रखें। बस नंबर लगवा लेते हैं ना, हॉस्पिटल जब तक नंबर नहीं लगता तब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं होती, हम सीओडी नहीं करते, सीओडी नंबर मतलब इमरजेंसी वाला नंबर, इमरजेंसी का जो नंबर डला है लेकिन वो सारा तो प्रोसेस होगा ना, आपने रिसीव नहीं किए होते हैं, मैंने रिसीव नहीं किया, आपने रिसीव करनी है तो पुलिस टाइम लिखा था ना कितने टाइम मतलब पुलिस ने हॉस्पिटल में पुलिस कितना देगी, आप अपनी रिसीविंग लिखे उसके लिए टाइम, क्योंकि मैंने बीडी सेंड की थी तो उसमें 11:30 बजे रात को पेपर्स की रिसीविंग नहीं थी, तो टाइम लिखा वो उन्होंने पेपर दिए हैं ना जितने बजे आपने रिसीविंग ली है ना, आप अपने सिग्नेचर्स लिखे करें और उसके नीचे टाइम डालें, और आप अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो आपने पुलिस पेपर रिसीव किए वो टाइम डालें और उसके हिसाब से ऑटोप्सी कराएं। अभी वही 8 बजे हम जब पढ़ने के लिए आए तो वो इतना ज़्यादा मतलब वो उसकी इस तरह उड़ा ये देखिए ये बात कोर्ट में भी तो हाईलाइट हो सकती है ना, आजकल तो मीडिया का दौर है, हाँ जी, हर चीज पर चेक हो सकती है ना, वो 1 मिनट में लगा रहे हैं डॉक्टर घर बैठी नहीं, डॉक्टर आई नहीं, वो ये करके बैठे रहे सड़क पर ये सारी कहानियां चलती है ना आज दिन रात, तो आप उसकी रिसीविंग भी उस टाइम में करें और अपने हॉस्पिटल को भी सेंसिटाइज करें कि आगे आपको बॉडी को रिसीव कर रहे हो,
करते हैं। इवन एग्जीबिशन किया उसमें भी हम भूल गए थे, नहीं किया था ना प्रोवाइड। उसके बाद में टीवी एग्जीबिशन के लिए और लोगों के साथ जाना अच्छा मेरे से तो ये है कि कन्वेंस तो प्रोवाइड करना हेल्थ फैसिलिटी की जिम्मेदारी है ना। एग्जीबिशन में भी हमारा स्टाफ रहता है तो कन्वेंस तो प्रोवाइड किया ठीक है। और बातें अपनी कन्वीनियंस से अपनी गाड़ी को चलाते हैं बहुत बातें हमारी भी ना सब कुछ बस जाती है ना हमारा स्टाफ के साथ जाता है। अच्छा मैं जैसे मैंने बात की ना कि जैसे केस आया रात में, उन्होंने उसको टीएसपी शालीमार शिफ्ट करा दिया, वहाँ शिफ्ट करा दिया है रजिस्टर है टॉक्सिक टाइम नोट करते हैं डेड बॉडी को कब रिसीव हुई वो टाइम डालते हैं और डॉक्यूमेंट्स जब होते हैं उसका टाइम डालते हैं। तो हम बेसिकली वही टाइम जो यहाँ पे हमने करना होता है ना ऑनलाइन, तो रिसीविंग डेड बॉडी मिल जाएगा उसको टाइम उन्होंने डाला होता है रजिस्टर के अकॉर्डिंग वो ही लिख देते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी वही लिख देते हैं। अब आप बात करिए कि जब हमने हमारे हाथ में आने हमने वो अपना टाइम अलग से मेंशन करें करें मेंशन आप लोगों का देखिए इशू है आप लोगों का ट्रैवल टाइम दरमियान में पड़ जाता है काफी सारा। आप लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव कर रहे हैं आप अपनी अथॉरिटी से बात करें या तो उस टाइम को एंटर करवाने में रोके उन्हें कहें कि टाइम वो एंटर होगा जब मैं पुलिस से रिसीव करूंगी ठीक है। इसमें डिस्क्रिपेंसी भी आ जाएगी जैसे रिसीविंग ऑफ द डेड बॉडी इन डेड हाउस वो तो उन्होंने वो टाइम डाला है वो तो वही होगा ना पुलिस पेपर से देखिए ऑथराइज तो आप हैं पुलिस पेपर रिसीव करने की आपके भी आपका कोई बंदा ऑथराइज नहीं ये मेक श्योर करें। हाँ हमारे पास आगे बहुत सारा स्टाफ मौजूद है मेरे पास नोटिशियस मौजूद है यहाँ पर क्या होता है कि हम तो एक्सरे भी करवा लेते हैं डॉक्टर कहने से पहले एक्सरे भी हुए पड़े होते हैं ठीक है लेकिन ये ऑथराइजेशन तो नहीं है ना। लॉ को आप जिससे फाइल नहीं कर सकते लॉ ये कहता है आपके पेपर रिसीव करने लॉ ये कहता है पुलिस वाला आपके पेपर रिसीव करवाए आपके भी आपके कोई कैसे रिसीव कर लेता है वो जहाँ मर्जी हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे आप कहाँ हैं आप रिसीव कर रहे हैं ना पेपर वो हमें व्हाट्सएप पे शो करा ये आप जब आएंगे तो हम आपको पेपर दे देंगे तो हम यहाँ आके पेपर रिसीव करते हैं। जब आप रिसीव करते हैं तो मेरा यही ख्याल है कि टाइम भी आपको आप लोगों के दरमियान में ट्रैवल टाइम है एक सिटी से दूसरे मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन का टाइम है दरमियान में आपको सारे सिस्टम एक बंदा उठ के आपको पेपर भेज देते हैं ऐसे तो नहीं होता देखिए अदालत का भी टाइम है आप अदालत को रात 12 बजे भेज रहे हैं केस की रिपोर्ट को देखेंगे तो देखेगा ना कोई लॉयर देखेगा ना कौन देखेगा ना केगा केस लगाओ यहाँ आके बैठ के फॉर्म जाना शुरू कर देते हैं कि हमारे बहुत हाई सेंसिटिव मैटर है और अभी आप खोले मॉर्चरी और करें आप मुझे बताएं कोई सर्जन आता है आप तो इमरजेंसी में भी लोग नहीं आते मैं तो रात के 2:30 बजे पिज्जा के कोड कर दिया था। मैडम इसका एक ही हल है हेल्थ फैसिलिटी हायर फाइल केसेस होते हैं जिसमें आपको आपकी रिस्पेक्टिव हायर अथॉरिटी ऑर्डर दे ये नहीं है कि आप पब्लिक प्रेशर पे चले जाओ ये पब्लिक प्रेशर छोड़ दो हम इंचार्ज का प्रेशर करेंगे हाँ इंचार्ज का प्रेशर अब इंचार्ज के साथ आप प्रेशर होना चाहिए तो देखिए जहाँ पर जो ड्यू प्रेशर है वहाँ पर तो आप ले ये हर रोज ही प्रेशर है फिर तो इंचार्ज का साइन नहीं है इंचार्ज करने के लिए साइन होना भी जरूरी है ना उसका जो प्रेशर थोड़ा ले सही अब आप प्रोटेक्ट करना आप लोगों को शील्ड देना अगर वो जितना प्रेशर उससे आगे आगे ट्रांसफर किया जा रहा है तो फायदा क्या उसका इंचार्ज होने का फिर आप लोग मुझे बड़ी सभा करके देखिए जिसका साइन होगा उसे डरने की जरूरत नहीं वो आपको कुछ मिलता रहता है कोई टेंशन नहीं मैडम हमारे तो टीएच के साहबाबाद में कोई लेट नाइट आती थी तो हम कह देते थे सुबह को होगा तो मैं पुलिस का गार्ड डेड बॉडी के साथ वहाँ रहता था और फिर 8 बजे के बाद सुबह वाली शिफ्ट वाले तो जब जाहिर बात है जब नाइट शिफ्ट क्लोज है हमारी क्लोज है आप फॉर एग्जांपल मुझे एमएस फोन करता है किसी हाई प्रोफाइल केस है मुझे खाने खाने का फोन आ गया शोर मच गया ये हो गया वो हो गया हाई प्रोफाइल केस है बहुत चीज हुआ है मैं तो नहीं करवाती मैं तो कहती पहले प्रिंसिपल साहब को प्रिंसिपल मुझे क्या करवा क्योंकि हम कॉलेज में हम एमएस के अंडर नहीं है इस बात पर एमएस जितना मर्जी ऊपर तक जंप लगाया जाता है तो उसको भी पता है कि हम उसके अंडर नहीं है मुझे प्रिंसिपल ऑर्डर दे बल्कि हमारे हेड से कहते होते थे कि प्रिंसिपल भी रिटर्न ऑर्डर देगा तो प्रिंसिपल ऊपर क्या मैंने कुछ कहा ही नहीं चलिए अब प्रिंसिपल के साथ तो आपका एक ताल्लुक है ना उनको पता है कि मैंने ये काम कहा है आप देखिए हर चीज का रिकॉर्ड होता है टेलीफोन कॉल का मैसेज का हर चीज की स्क्रीनशॉट की कन्वर्सेशन सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती है सारी आपकी वो निकल आती है रिकॉर्डिंग सीडीआर सब चीजें निकल आती है वो कोई मसला नहीं होता लेकिन आपको आपकी हायर अथॉरिटी तो डिक्टेट करे ना आपको आधी रात को जाकर क्यों कर रहे हैं आप सीधा तो दूसरी पार्टी कहते हैं इस डॉक्टर की ड्यूटी भी आपको पता है ड्यूटी भी तो चेंज हो रही है ना रात की ड्यूटी और है
3 डेज का है, फर्स्ट करें चेंज ओवर डेट पे आता है। अब जिस वक्त बॉडी आई है, पेपर्स आए हैं, हम वो टाइम लगाते हैं, वरना तो इस बात की भी लड़ाई बढ़ जाए कि किसकी शिफ्ट में बॉडी आई है, क्योंकि अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद तो दूसरे बंदे की ड्यूटी शुरू है। अब बॉडी रात की आई है तो अगले दिन सुबह 8 बजे भी उसी ने करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि पुलिस जो है वो ये कहेगी कि ये डॉक्टर जो था ये साथ मिला हुआ था, इसने पैसे लिए थे, टॉक्सी की ड्यूटी तो रात को उसकी थी, सुबह में आके उसने डिले किया, इसने आके दी है। इसलिए ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सा टाइम आपका रिसीविंग का टाइम है और कौन सा टाइम आपका ड्यूटी का टाइम है, और ये बातें आप बैठ के अपनी हायर अथॉरिटीज के साथ क्लियर करें कि इतना लंबा हमारा गैप आता है कि आप कितना टाइम लिखते हैं बिटवीन बॉडी रिसीविंग एंड डॉक्टर्स नोटिस। वो वही लिख देते हैं जो वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि आपने इतना डिले क्यों किया, उसमें बहुत चेंजेस जो आते हैं। जो रिसीविंग जो डेड बॉडी है ना, रिसीविंग ऑफ डेड बॉडी इन डेड हाउस, वो वाला टाइम और थोड़ा सा डाउन के पेपर पर डाल दे, ये वही टाइम लगता है कि बॉडी और पेपर में एक टाइम बॉडी पेपर सेम टाइम। मैनिपुलेट करना पड़ता है ना, फिर और आप मैनिपुलेट करते हैं उसको। नहीं ऐसे ना करें, आप लोग पहले ही टेक्निकली अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी पे काम करें, मैनिपुलेशन ना करें। अच्छा, इसमें देखिए ऑथराइजेशन है, सबसे पहले चीज आती है ऑथराइजेशन की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की काम है पुलिस का, ऑथराइजेशन वो आपके पास इन्वेस्ट रिपोर्ट लेकर आएगा, डेड बॉडी चला लेकर आएगा, फिर एग्जामिनेशन के प्रीरिक्विजिट्स देखने और आपने सिलेक्शन रिजर्वेशन कर ली, closed examination, external examination, specific examination, internal examination, collection of specimen, closure of body at reporting chain of custody. Authorization जल्दी जल्दी देख लें, ये इन्वेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इन्वेस्ट रिपोर्ट जो है डेटा रिपोर्ट होती है, जिसमें उर्दू में लिखा होता है खतना जनाबा है मुसाबा, ये वो फलाना कानून भी लिखा होता है, केस की बचा मौत से आपको, ये आपकी इन्वेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। पुलिस इन्वेस्ट 174 होती है और 176 वन होती है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्ट होती है, दो मजिस्ट्रेट इन्वेस्ट होती है, ज्यादा आपके होते हैं कस्टडी के केसेस होते हैं, पुलिस टॉर्चर के केसेस होते हैं, ये जाते हैं बोर्ड में, मतलब जो आपके डीएमएलओ होंगे ना वो ये कर रहे होते हैं, वो इस सेक्शन के अंडर कर रहे होते हैं, आप लोग 174 वाली ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डिसीज एंड द केस, इसमें एक होता है डेड बॉडी चला जिसको आप बोलते हैं तो मर्ग, ठीक है। इसके ऊपर लिखा होता है कि एक आपकी एफआईआर होती है और एक दूसरी स्टेटमेंट होती है जो नक्शा में इसको भी होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट मर्ग या डेड बॉडी चला है सारा इनको डिटेल से इसकी एक दिन डिस्कस करेंगे हर हर चीज को, और इसके ऊपर फिर आप लोगों के साथ ना एक थोड़ी सी एडवांस थोड़ा सा काम है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि रहेगा। ये आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट रिपोर्ट की गई। आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने एस्टैब्लिश करनी होती है, आपका काम नहीं है। उसके बाद अननोन बॉडीज हैं, आपने फोटोग्राफ्स के फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, फिंगरप्रिंट्स ना लिए तो आजकल फोटोग्राफ्स की सफिशिएंट है, फोटोग्राफ्स ले लें। उसके पर्टिकुलर काम नोट कर लेने हैं, जनरल यूनिफॉर्मिटी है, continuity of identity carried out by attached labor to a depot or wristband। जब हम जैसे ये रैपिड इंसिडेंट्स था, ट्रेन एक्सीडेंट्स वाला था सारा, उसमें फिर क्या होता है कि फिर आप लेबलिंग करते हो ना उनकी, क्योंकि आइडिया नहीं होता तो लेबलिंग कर देते हो, टैग्स में डाल देते हो। प्रीरिक्विजिट्स क्या है पुलिस से, पर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ केस, फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड, अगर हॉस्पिटल डेथ हुई है सबसे पहले पूछना होता है इसका एमएलसी तो नहीं कटा, अगर हॉस्पिटल डेथ हुई है तो एमएलसी तो नहीं कटा, अगले दिन सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने उसका एमएलसी बनवाना होता है, और अगर हॉस्पिटल एडमिशन है तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड एमएस को लिख के उसको हॉस्पिटल रिकॉर्ड बनवाना होता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखने से पहले, ऑटोप्सी करने से पहले नहीं, रिपोर्ट लिखने से पहले इंजरी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी होती है। अच्छा, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ डेथ नोटेड इन जनरल रजिस्टर और टॉक्सी रजिस्टर, ये हमने मेंटेन किए हैं। जब तक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं आता हम बॉडी को कहते हैं अनटच्ड अनवॉश्ड एंड इनक्लोज्ड रखते हैं, फोटोग्राफ्स रेडियोग्राफ्स लेते हैं और थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं। ये हमारा जनरल रजिस्टर होता है, ठीक है। ऐसे हम इसमें टॉक्सी नंबर लिख देते हैं, ये देखिए डेट ऑफ अराइवल ऑफ द डेड बॉडी, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ डेड बॉडी, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नेम फादर नेम, ये पुलिस स्टेशन है, और ये नेम एंड नंबर ऑफ पुलिस पेपर जो रिसीव करा था सैंपल, ये नेम ऑफ द ड्यूटी डॉक्टर आ गया हमारा, और नेम ऑफ द मॉडिशन ऑन द ड्यूटी, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड जिसमें मेंटेन होता है, ये हमारा पेडिग्री का मेंटेन होता है। हमारा इंटरनल होता था, हमारे पास जितनी पेडिग्री की बॉडीज आती हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि
करनी है क्लोज जो होते हैं स्टिल ऑन द बॉडी होने चाहिए। क्लोज की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बता दी। हाँ, क्लोज में जो इंजरीज के साथ कोरिलेशन होती है, उनकी एसोसिएशन होती है, टीयर की, होल की, डैमेज की, डिसअरेंजमेंट की, वो आपने क्लियरली मेंशन कर दी होती है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से मेंशन करना है, उसको इंसर्कल करना है, उसको साइन करना है, उसके ऊपर डेट डालनी है। ठीक है, इसी तरह से कोई फॉर्मेट ये लग रहा है तो नोट कर लेना है। फिर आपको ये आइडिया होगा कि कपड़े सिलाइयों से काट के खोलते हैं, जो कपड़े की सिलाइयां होती है ना वहां से काट के खोलते हैं, ये नहीं करते कि कमीज सेंटर से काट के खोल दें। अगर ट्रेंड लोग होंगे आपके पास तो वो तो ऑलरेडी जानते होंगे, वरना आपने नहीं है कि जो जहां जहां से कपड़े की सिलाई है वहां से काट के खोल दें। फिर उनको अगर वो ये है उनको ये ट्राई करें और सिग्नेचर जैसे मैंने आपको बताया कि करने हैं। मैडम बर्न वाले पेशेंट की ये मेरी उसकी क्लॉथ्स नहीं थी उसके ऊपर, तो चाहे वो बर्न हो गया थोड़ा बहुत क्लॉथ का पीस था वो पीस जैसे टीम ले गई होगी, और जो अब जो उसके ऊपर क्लॉथ्स जाहिर है वो फीमेल बॉडी को उसको कवर कवर किया किया हुआ। हाँ, बस आप इसमें से क्यों लेके और एक जो बार उसने अभी क्लॉथ पहने हुए हमने वो भी भिजवाने हैं। तो अच्छा, वो बाकी साइन हाँ जी, भिजवा दें। बस ये चीज़ है कि जो आपके पास जिस साल में आई है आपने वो भी लिखना है, उससे पीछे का वो खुद ही कोरिलेशन बना रहे हैं। इंस्पेक्शन करनी है, वैल्यूएशन करनी है। सेक्शन में आप क्या चीज देखिए, ये बॉडी बिल्ड कॉम्प्लेक्शन बार फीमेल नॉलेजमेंट की गरीब लड़की क्वालिटी की स्कार से प्रोटेक्ट थे, बाई मार्क्स से, उस स्किन के स्किन से। अगर न्यूबॉर्न है तो उसका कॉर्ड था, डैश था, क्लैंप था, नहीं था, शेप ऑफ चेस्ट क्या थी, ये न्यूबॉर्न में करके देखते हैं। ये हम लोग इन्फेंटिसाइड पढ़े थे ना, जिसमें आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता चलती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका जनरल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सारा कर लिया। फिर उसके बाद आपने उसकी पोस्टमार्टम की चीजें देखी, मैंने आपको बताया कि मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हो लाइवर देखते हैं। और ये इंस्पेक्शन चल रही है तो इस केस में लाइवर है, अगर कंडीशन आई तो लाइवर आएगा। हाँ, लाइवर की चीजें आपने देखी, तो डिफेक्टिव चेंजेस हैं, कोई इंजरीज हैं, बॉडी के ऑरिफिस सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल फोरेंसिक एविडेंस है, जैसे हमने कहा था स्ट्रेंथ बढ़ा, इंडेक्स बढ़ा, हेजिटेशन कट बढ़ाई, हमने कल सारे कुछ पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, standardized square, this is the hesitational cut and these are hesitational cut and these are deflections. ठीक है, वेरिएशन करनी है, कोई लंप है, कोई फॉरेन फॉस्फेट हमने ग्रिड सेंटर होती है उसकी भी अंदर ही इतनी बड़ी होती है, अंदर सारे डिफेक्ट उसकी भी नीचे बैठ होती है। राइगर मॉडल्स एंड एल्गर मॉडल्स, एल्गर मॉडल्स इज द lowering of the temperature of the body after death। ये हम लोग एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली बेसिकली कर रहे होते हैं, राइगर मॉडल्स हम देख रहे होते हैं। ठीक है, ये राइगर की वजह से ये लावा अंदर बॉडी है। आप इंजरी की ये चीजें आपने नोट करनी, इस जगह पे मौजूद है, उसकी साइट, उसकी लोकेशन, किसी दो बोनी लैंडमार्क के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है, मीडियली और लैटरली, सुपीरियर और इंफीरियर और पोस्टीरियर, मीडियो लैटरल, दो बोनी लैंडमार्क के साथ आपकी इंजरी की साइट और लोकेशन मेंशन हो, उसकी डायमेंशंस मेंशन हो, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और अगर उसकी डेप्थ भी है। ठीक है, अगर आप उसकी क्लियरली शेप बताएं, स्क्वायर शेप है, स्पिंडल है, ओवल है, राउंड है। ठीक है, और उसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल जैसे कि वो पैलेट्स हैं, पैलेट्स में पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस तरह से है। फ्लेम के बर्न जब होते हैं उसका एक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रॉम लोअर टू अपर साइड होता है, या लिक्विड बर्न होता है तो उसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, क्रिटिकल मार्क्स होते हैं उसके, एसिड के भी ऐसे क्रिटिकल मार्क्स होते हैं। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बता रहा होता है कि इंसिडेंस किस तरह से स्टार्ट हुआ है, उसकी अफेक्ट्स क्या है, पोटेंशियल एविडेंस में ऐसे होगा। इम्प्रिंट या स्वाइलिंग मींस के बर्ड में जैसे स्वाइलिंग होती है बाय कैल्सिनोइड की आपको मिल रहा होता है, या वूंड की स्वाइलिंग होती है बाय द मड या डस्ट या डर्ट, जिस भी चीज जो भी फॉरेन मटेरियल उसके अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो डिस्कलरेशन है वो बतानी है, प्लस फोटोग्राफिक सप्लीमेंट आपने लेना है, उसके स्केचेस बनाने हैं बॉडी के ऊपर, आपने उस जगह पे ड्रॉ करना है। और देन शॉर्ट में मैंने जैसे बताया आपको कि हम वूंड कॉम्प्लेक्स बताते हैं, एंट्री बताते हैं, एग्जिट बताते हैं और ट्रायल बताते हैं। ये पूरा आपका वूंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस तरह से स्केच कर करके सारा सारा आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज फिर आगे इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में सारी कैटेगरीज को होती है। ये पंजाब में कंपल्सरी है, केटीए में पहले ऐसा था, इतने केसेस होते थे फायर में स्कल में गोली लगी है, जिसके आईटी में लगी है ना वही कैविटी खोलते थे, बाकी को नहीं छोड़ते थे। लेकिन पंजाब में अगर ये है कि गोली लगी है, स्कल में लगी है, गोली क्लियरली है, कॉज ऑफ डेथ पे आपने फिर भी सारी कैविटीज खोली है, तो कैविटीज खोलनी मस्ट है, सारी खोलनी है। और ओपीसी में साथ कम्युनिटीज के साथ
इंजरीज को इंटरनल इंजरीज के साथ हम कोरिलेट करते हैं। अच्छा, अभी सीएन हेड के आप लोगों को आइडिया ही होगा कि एक तो हम प्राइमरी सीएन देते हैं स्कैन में, ये कोऑर्डिनेट सीएन यहां कान के ऊपर से लेकर यू घुमा कर यहां तक लाते हैं, स्कैन को बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमेस्टोइडिंग सीएन, ठीक है, इंटरमेस्टोइडिंग सीएन बोलते हैं, एक मेस्टोइड से दूसरे मेस्टोइड के दरमियान। फिर अगला फ्लैप आगे को कर लेते हैं स्कैन को, और पिछला फ्लैप नीचे को कर लेते हैं। फिर दरमियान में से स्कल जो सारी एक्सपोज हो जाती है। फिर स्कल को जो होता है दो तरीकों से हम बोलते हैं, एक होता है सॉसर शेप और एक होता है वेज शेप। हमने एनाटॉमी में देखा था ना